नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए ये 500 क्वेश्चंस है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको आज 250 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ और अगले पार्ट में 250 प्रश्न करवाऊँगा। तो और जो ये प्रश्न है 250 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको बार बार एग्जामों में जो रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। और देखिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको बेल आइकन दबाने से हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है इसकी संख्या में। और अगर आपसे पूछ ले कि सोते वक्त आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% तक घट जाती है। और ये जो आरबीसी है तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स और इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकाओं का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? देखिए, कोशिकाओं का शक्ति केंद्र ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिकाओं का शक्ति केंद्र कहा जाता है। विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए, विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर ये नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है ये काफ़ी। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये परमाणु क्रमांक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो परमाणु क्रमांक इसका 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसकी 6 होगी। अगला प्रश्न देखिए, दिल की धड़कन एकदम से रुक जाए तो उसे पुनः चालू करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? देखिए, दिल की धड़कन अगर एकदम से रुक जाए तो उसे पुनः चालू करने में सहायक हार्मोन है एपिनेफ्रिन हार्मोन। और ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले पार्ट से रिलीज होता है। अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? देखिए, किलोवाट आवर ये विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। अगर यहाँ पे सिर्फ किलोवाट होता ना तो ये पावर यानी कि शक्ति का यूनिट होता, पर यहाँ पे आवर जुड़ गया है तो इसीलिए ये विद्युत ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 वाट आवर 3600 जूल होता है और 1 किलोवाट ये 1000 वैट के बराबर होता है। अगर हम लोग 1000 वैट का 3600 से गुणाकार कर दें तो हमको 1 किलोवाट की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवेज के एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन बना था, ग्रुप डी का जो एग्जाम हुए थे तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? जो अग्निशमन यंत्र होते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 करके लिखा जाता है। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ना शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ड्राई आइस के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न देखिए, अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है? देखिए, अल्फा तथा बीटा किरणों से ज़्यादा भेदन क्षमता ये गामा किरणों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? एक अल्फा किरण निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और एटॉमिक मास ये 4 से कम हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे रेडॉन है तो रेडॉन का एटॉमिक मास होता है 226 और इसका एटॉमिक नंबर है 88। अगर इसमें से अल्फा किरण निकल जाए तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 222 और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि अगर एक अल्फा किरण इसमें से निकल जाए तो इसका एटॉमिक मास ये 4 से कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर ये 2 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? देखिए, एक बीटा किरण निकल जाने से परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि होती है, तो एटॉमिक मास ये स्टेबल रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो अगर 88 इसका एटॉमिक नंबर है तो बीटा किरण निकल जाने से इसका एटॉमिक नंबर 89 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, यहाँ पे एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र है CnH2n।
अगर आपसे अल्केन का पूछ लिया जाता तो रासायनिक सूत्र होता है अल्केन का CnH2n+2। और अगर अल्काइन का सूत्र पूछ ले आपसे तो याद रखिए CnH2n-2, ये अल्काइन का रासायनिक सूत्र है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो जाए तो उसे डेंगू रोग हो जाता है। ये जो प्लेटलेट्स हैं तो इसका रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखिए, इसका रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं तो इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। सामान्य मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख, और डेंगू में इसकी संख्या काफ़ी मात्रा में घट जाती है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम ये सेरिबेलम करता है। अगला प्रश्न देखिए, इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। तो सेरेब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। तो अभी ये दो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है सेरिबेलम, और बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है सेरेब्रम। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सेरिबेलम में और सेरेब्रम में। ये जो सेरेब्रम होता है ना, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित भाग भी सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो कौन सा अंग फेल हो जाने की संभावना होती है? देखिए, अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आने लगे तो वृक्क यानी कि किडनी फेल होने की संभावना होती है। और देखिए, किडनी से आप लोग ये भी याद रखिए, जो किडनी स्टोन जो बीमारी होती है जिसे हम पथरी कहते हैं, तो ये पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? देखिए, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन है हिपैरिन। अगर ये हिपैरिन ना होता ना फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाता। देखिए, अगर रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर बनने लगे ना, तो कुछ ही सेकंडों में हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए ये हिपैरिन प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हिपैरिन प्रोटीन है तो यकृत में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर RH वर्ग की खोज की थी? देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने, वैज्ञानिक ये विनर है, उनके साथ मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। और ये खोज की गई थी 1940 में। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है। और ये जंग क्यों लगता है? तो ये ऑक्सीजन और नमी के कॉम्बिनेशन से लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। और देखिए, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, तो ये जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का भी सूत्र आप लोग याद रखिए, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम धातु पाई जाती है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? मूत्र का पीला रंग ये यूरोक्रोम की उपस्थिति से होता है। विटामिन बी और विटामिन सी है ना, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो हमारे मूत्र में भी ये विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है, तो इसकी वजह से भी मानवीय मूत्र ये पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। WBC का रासायनिक नाम क्या है? WBC का रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। और याद रखिए कि ल्यूकोसाइट की अगर संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसके वजह से ल्यूकेमिया ये रोग होता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति रॉबर्ट पियरे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ये लगभग 65% तक पाया जाता है। और इसके बाद हमारे शरीर में 18% कार्बन पाया जाता है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जहरीला होता है। और देर तक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में रहे हम लोग, तो इसकी वजह से दम घुटने लगता है। और दम घुटने की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है, इंसानों की मृत्यु हो सकती है। तो ये काफ़ी डेंजरस गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है।
और सेल्सियस में पूछा जाए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन ये सामान्य तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। सामान्यतः सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए, सोडियम को सामान्यतः मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में ये रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है निर्वात में। और एक याद रखिए आप लोग, निर्वात में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा मिलेगी प्रकाश की, और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा ना, तो वैसे वैसे प्रकाश की स्पीड कम होती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछे तो नाम याद रखिए जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज के बारे में पूछे तो नाम याद रखिए उनका नाम है रुदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है तो नाभिकीय संलयन द्वारा ये उत्पन्न होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अच्छा प्रश्न फ्रेंड्स। ये अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप आंसर दोगे न्यूरॉन्स। अगर खास आपको महिलाओं के बारे में पूछे कि महिलाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको याद रखना है मादा अंडा, यानी फीमेल एग, ये सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है महिलाओं में। अगला प्रश्न देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन ये अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होता है, और पैनक्रियाज में ना एक भाग होता है लैंगरहैंस, तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा ये इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन के अल्पस्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अल्पस्रवण से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह से आप लोग मधुमेह दिवस भी याद रखिए, मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? देखिए, अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तो इसके वजह से हाइपोग्लाइसीमिया ये रोग हो जाता है, और इस रोग में जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ो या उड़ो नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? फाइट एंड फ्लाइट या लड़ो या उड़ो नाम से एड्रिनल हार्मोन को जाना जाता है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है, और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा ना फ्रेंड्स, तो ध्वनि की गति बढ़ती जाएगी। जैसे कि इसकी गति जल में 1483 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लोहे में इसकी गति 5130 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और हमने प्रकाश की बात की थी, प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, और उसके विपरीत ध्वनि का होता है, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को देखा हमने, फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को देखा, माइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, पर समय पे याद आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति काफ़ी प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? आकाश का नीला रंग ये प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से आकाश का नीला रंग होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का यानी कि हीट का एसआई मात्रक है जूल। नेक्स्ट देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन के किस नियम से होता है? देखिए, ऐसा न्यूटन का तीसरा लॉ यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है, और जो बैरोमीटर है ये तो इसकी खोज की गई थी टॉर्सली द्वारा। दूध की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है, और ये लैक्टोमीटर है ना, तो डेंसिटी के आधार पर हम लोग यानी कि घनत्व के आधार पर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है। और ये जो लैक्टोमीटर है तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए,
एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। डायनामो की खोज किसने की थी? ये जो डायनेमो है, तो डायनेमो की खोज माइकल फैराडे द्वारा की गई थी। और ये डायनेमो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम ये डायनेमो करता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवाइजर को कहा जाता है। ऑक्सीकरण या अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया अगर एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ होने लगे तो उस क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। पौधों में फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहा जाता है? ये जो फ्लोरिजेंस हार्मोन होते हैं, तो फ्लोरिजेंस हार्मोन की वजह से पौधों में फूल खिलते हैं, तो इस वजह से इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहा जाता है। 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के फैलने से हुई थी? 1984 में ये दिसंबर के महीने में ये घटना हुई थी फ्रेंड्स। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस फैलने की वजह से ये घटना हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC करके भी लिखा जाता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? देखिए, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर आपसे पूछ ले 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो भी याद रखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा देने का काम ये कार्बोहाइड्रेट करता है। 50 से 75% की ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से मिलती है। मरास्मस नामक रोग किस चीज़ की कमी से होता है? देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से ये क्वाशियोर एवं मरास्मक ये रोग होता है। विटामिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन का आविष्कार ये सी फंक ने किया था। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। और ये जो कॉपर सल्फेट है ना, तो एक कीटनाशक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और विद्युत सेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव। ये एक विस्फोटक होता है और इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अलग अलग देशों में RDX को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि USA में इसको साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में इसको हेक्सोजोन कहते हैं, तो इटली में इसे T4 नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, RDX की खोज किसने की थी? RDX की खोज की गई थी हेंस हेनिंग द्वारा और 1899 में RDX की खोज की गई थी। और जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो उसमें RDX का उपयोग किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और इन्हें इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका ये शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। और WBC का साइंटिफिक नाम यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न देखिए, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण ये यकृत में होता है। पित्त रस जमा करके रखा जाता है। तो देखिए, पित्त रस का निर्माण तो यकृत में होता है, परंतु इसको जमा करके पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में रखा जाता है। और ये जो पित्ताशय होता है ना फ्रेंड्स, तो ये नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें ये स्टोर करके रखा जाता है। पित्त रस का pH मान कितना होता है? देखिए, पित्त रस का pH मान होता है 7.7। अगर हम लोग pH मान की बात करें तो देखिए, 7 pH मान हो तो ये उदासीन कहलाता है, और अगर 7 से कम pH मान हो तो ये अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक इसका pH मान होगा किसी भी घोल का तो वो घोल क्षारीय कहलाता है। तो पित्त रस का pH मान 7.7 है तो यह क्षारीय होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये जो खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा, तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी यानी कि मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले पहली जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने जो जीवित कोशिका पाई थी उसका नाम दिया था बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट देखिए, एक अश्वशक्ति यानी कितने वैट? एक अश्वशक्ति यानी 746 वैट। अगला प्रश्न देखिए, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने की थी और ये 1935 ईस्वी सन में की थी। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वायु कौन सी है? तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज
अर्नेस्टर रुदरफोर्ड ने की थी और इसकी खोज की गई थी 1920 में। और ये जो अर्नेस्टर रुदरफोर्ड है तो ये कौन से देश के थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो रुदरफोर्ड थे तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जेनॉन गैस को जाना जाता है। और ये जो जेनॉन गैस होती है ना, तो ये जल में घुलनशील गैस होती है। अगला प्रश्न देखिए, खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है, और धोबन सोडे की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो इसकी खोज की गई थी एल्टमैन द्वारा, और एल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1886 ईस्वी सन में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है तो ये बेंडा द्वारा दिया गया था। रक्त का कितने प्रतिशत भाग ये प्लाज्मा होता है, रक्त का लगभग 55 से 60% भाग ये प्लाज्मा होता है, तो 40 से 45% भाग ये कोशिकाएं होती है। और ये जो रक्त का 55 से 60% भाग है ना फ्रेंड्स, तो इसमें भी 90% भाग ये पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का लाल रंग किस वजह से प्राप्त होता है, तो रक्त को लाल रंग ये रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से प्राप्त होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी, और एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये चांदी होता है यानी कि सिल्वर। और देखिए इसका सिंबल है Ag, और चांदी का एटॉमिक नंबर है 47 और इसका मास नंबर है 108। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित ये माइक्रोफोन करता है। विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज के रूप में टीन और शीशा का उपयोग किया जाता है। और ये जो टीन है फ्रेंड्स, तो इसको SN करके लिखा जाता है, शीशा है तो इसको PB करके लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है ये। और देखिए ये टीन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, और ये जो शीशा है यानी कि लीड है जो, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 82। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मंदक होता है तो ये मंदक क्या करता है कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की गई थी एनरिको फेर्मी द्वारा। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज की गई थी विलियम रॉन्टेजन द्वारा, और विलियम रॉन्टेजन ने एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी सन में की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो E=mc², याद रखिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। जल का घनत्व ज्ञात करने हेतु किस उपकरण का इस्तेमाल होता है, तो देखिए जल का घनत्व यानी कि वाटर की डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो इन दो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है, तो वो है हाइग्रोमीटर, और जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे मजबूत तत्व क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत तत्व एनामेल होता है जो कि दांतों में पाया जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और ये विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम ही है साइनोकोबालामाइन, रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालामाइन। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये जांघ की हड्डी होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया जाता तो वो होता है यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो यह है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है, देखिए अस्थि मज्जा के हीमोपोइटिक टिश्यू से रक्त का निर्माण होता है, और रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, तो इसको हीमोपोइसिस कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है,
रक्त का थक्का बनाने वाला प्रमुख प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। और जो प्लाज्मा होता है रक्त में, तो अगर रक्त के प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष भाग ये सेरम कहलाता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, पौधों को हरा रंग किससे प्राप्त होता है? पौधों को हरा रंग ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्राप्त होता है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफाइल की वजह से पौधों को हरा रंग प्राप्त होता है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिपोक्रेट्स को जाना जाता है। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है एनरिको फेर्मी। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पारसेक कितना होता है, तो एक पारसेक ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन ये गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है 78%। और उसके अलावा ऑक्सीजन 21% मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 मात्रा में पाई जाती है और आर्गन जो गैस है तो ये 0.93% मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन से किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? देखिए, गामा किरणें हैं तो इनका वेग ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो ऑक्सैलिक अम्ल है तो इसका प्राकृतिक स्रोत है सारेल का वृक्ष। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड और सिंदूर को इस प्रकार से लिखा जाता है HgS। Hg यानी कि मर्क्यूरी और S यानी कि सल्फाइड, HgS करके इसे लिखा जाता है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के बारे में बताया था? तो कोशिका के केंद्रक यानी कि सेल न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस की खोज 1833 ईस्वी सन में की थी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? देखिए, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। अगर प्रश्न ऐसा होता कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो वो होता फाइब्रिनोजेन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की विधि में उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखिए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के तौर पर निकेल धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी और जो नोबेल पुरस्कार है तो नोबेल पुरस्कार भी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दिए जाते हैं। पिक्रिक एसिड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिक्रिक एसिड को ट्राइनाइट्रोफिनॉल नाम से जाना जाता है और ये एक विस्फोटक होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली ये लाइजोसोम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो लाइजोसोम और राइबोसोम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। 1 फुट यानी कितने इंच? तो 1 फुट यानी 12 इंच। किस रोग में व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता? देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की चीज़ों को देख सकता है परंतु दूर की चीज़ों को वो साफ तरीके से नहीं देख सकता और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का भार 1400 ग्राम होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए, परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था और हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। मोती का मुख्य घटक क्या होता है? मोती का मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट और जो मोती होते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ये 85% तक होती है। कीट दंश से होने वाली खुजली किस कारण से होती है? ये कीट दंश से होने वाली खुजली उनमें मौजूद फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट देखिए,
पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो पेंसिल की निब होती है तो निब बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है तो उसको बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध के रंग में पीलापन किस कारण से होता है? देखिए, गाय के दूध के रंग में पीलापन उसमें मौजूद कैरोटीन के वजह से होता है। कोल गैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो कोल गैस होता है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि 54% होती है, और मीथेन गैस की मात्रा उसमें होती है 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 11% होती है और 5% उसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है। समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस है। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे ये मुख्यतः क्या होते हैं? तो जो ये रेशम के रेशे होते हैं ये मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो जो मीथेन गैस होती है तो उसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। और देखिए, एलपीजी जो गैस होती है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो रसोई में पाई जाती है तो उस गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा किस रोग की पहचान है? मूत्र में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा ये मधुमेह रोग की पहचान है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार ये माइकल फैराडे ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और ये लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक की बड़ी होती है। देखिए, दो प्रमुख प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन। फाइब्रिनोजेन ये शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, तो हिपेरिन ने शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ये दो प्रमुख जो प्रोटीन है तो उनका निर्माण ये यकृत में ही होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? अगर दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? जो एड्रिनल ग्रंथि होती है तो उसका बाहरी भाग या कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये भी याद रखिए कि एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए वो हार्मोन उपयोगी होता है। एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग ये मेडुला कहलाता है, और मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रिन, तो दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाए तो दिल की धड़कन को पुनः शुरू करने के लिए वो एपिनेफ्रिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? और सफ़ेद सोना ये प्लेटिनम को कहा जाता है, और प्लेटिनम का सिंबल है Pt और एटॉमिक नंबर इसका है 78। झूठा सोना यानी कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना ये आयरन पायराइड को कहा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन धातु से बना होता है, और टंगस्टन धातु का सिंबल भी याद रखिए W होता है। और टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है ये फिलामेंट? क्योंकि टंगस्टन जो धातु है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है, तो उच्च मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से विद्युत बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल यानी कि हेवी वाटर, हेवी वाटर का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। और ये जो हेवी वाटर होता है ना फ्रेंड्स, ये भारी जल, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। और हेवी वाटर का प्रयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में मंदक के रूप में करते हैं। पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी। किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? देखिए, अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो बेसिक यानी कि क्षारीय कहलाएगा। किसी घोल का पीएच मान 7 से कम हो तो वो घोल अम्लीय यानी कि एसिडिक कहलाएगा। और अगर किसी घोल का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तैरने के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो ये जो पारा होता है तो ये कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, और पारा को Hg करके लिखा जाता है, Hg। पेट्रोल के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पता करने के लिए BMD टेस्ट, BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, किया जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। और अगर बात करें नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु के शरीर में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को हमने देखा ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? देखिए, 1 जूल
ये 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। और ये जूल क्या है, तो ये जूल ऊष्मा की ऐसा यूनिट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर को रंग उसमें मौजूद कैरोटीन की वजह से प्राप्त होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? देखिए, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो ध्वनि की स्पीड है तो वो डेंसर मीडियम में अधिक होती है, और बारिश के दिनों में आर्द्र वायु होने के कारण हमको काफ़ी दूरी से भी ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। पानी में डूबी हुई किसी वस्तु से पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए उपयोग होता है। देखिए, पानी में डूबी हुई किसी वस्तु से पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये सबमरीन में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल होता है। पीतल किस चीज़ से बनता है? तो पीतल कॉपर और जिंक से बनता है। ऊष्मीय मान की इकाई क्या है? ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट पूछा है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? तो दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन ये क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया था। और ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स ये। शैवाल की पूछा है आपसे तो आपको आंसर देना है सेल्यूलोज। अगर कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। कवक की पूछे तो काइटिन, शैवाल की पूछे तो सेल्यूलोज। किस तत्व की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाती है? अगर हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाए तो हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधों में अन्न को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए, पौधों में अन्न को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम ये फ्लोएम करता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता कि पौधों में पानी तथा अन्य मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। तो आंसर आपको जाइलम देना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? तो समुद्री घोड़ा ये मछली वर्ग में आता है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 63 तत्व यानी कि 63 एलिमेंट्स पाए गए थे, और न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में 56 एलिमेंट पाए गए थे। प्रकाश के किस गुण से जल में रखा गया सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से पानी में रखा गया सिक्का ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तन होता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रक्त का कौन सा समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ए बी रक्त समूह ये सर्वग्राही रक्त समूह माना जाता है। ये सर्वग्राही रक्त समूह है, तो हर किसी से रक्त ले सकता है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि इसमें एंटीबॉडीज न होने के कारण ये सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे पूछा है, तो ओ रक्त समूह है, यह हर किसी को रक्त दान कर सकता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शीत ऋतु में ठंड के कारण पानी की पाइपलाइन फट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, ठंड के मौसम में पानी की जो पाइपलाइंस होती है तो उसमें पानी जम जाता है, और अगर पानी जम जाए तो यह फैलता है, इस वजह से पानी की पाइपलाइन फट जाती है। ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस कारण से जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में बाष्पीकरण के कारण से ये जल हमेशा ठंडा रहता है। बारीक तारों का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बारीक तारों का व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज यानी कि पेंच मापी का उपयोग किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है mgh। m यानी कि मास, g यानी कि ग्रेविटी और h यानी कि हाइट। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसकी संभावित ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब किसी वस्तु को अगर ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। दही किस अम्ल के कारण खट्टी होती है? तो दही ये लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टी होती है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। पुरुषों की मात्रा में स्त्रियों में कितना रक्त कम पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स ये। पुरुषों की मात्रा में स्त्रियों में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। मनुष्य के आंखों से कितनी डिग्री तक देखा जा सकता है? मनुष्य की आंखों से 150 डिग्री तक देखा जा सकता है।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए, न्यूटन का पहले नियम में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ये होता है न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन का जो पहला नियम है तो उसको जड़त्व के नियम से भी हम लोग जानते हैं, और इसको गैलीलियो का पहला नियम भी कहा जाता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? देखिए, बच्चे का लिंग का निर्धारण ये पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी-बेरी ये रोग है तो विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन बी का साइंटिफिक नाम है थायमिन। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में कैसिन ये प्रोटीन पाया जाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीजी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और इस वजह से बैंगनी रंग सबसे अधिक मात्रा में फैलता है। और जो आकाश का नीला रंग और समुद्र का जो नीला रंग हमको दिखाई पड़ता है, तो ये प्रकीर्णन की वजह से ही हमको ये रंग दिखलाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? देखिए, वर्णांधता ये जो दोष है तो उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति रंगों की सही पहचान नहीं कर पाता, वो हरा और लाल कलर की पहचान करने में वो गलती कर देता है। ठीक है, याद रखिए। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.4। आपको इसको याद कैसे रखना है कि जब भी आप मार्केट जाओ तो 2-4 नींबू हमेशा खरीद कर लाओ। तो इसका पीएच मान होता है 2.4। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न हो जाता है। मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? देखिए, मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। प्लीहा यानी कि स्प्लिन। मलेरिया रोग के वाहक मच्छर का नाम क्या है? जो ये मलेरिया रोग होता है ना, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन से मच्छर की वजह से होता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर की वजह से ये मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई मानवीय रोग पूरे विश्व स्तर पर फैल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारे का न्यूनतम हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, -39 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप अगर हमको ताप ज्ञात करना हो तो इसके नीचे का ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अल्कोहल का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? अल्कोहल का न्यूनतम हिमांक होता है -115 डिग्री सेल्सियस। द्रव तापमापी से कितने ताप को मापा जा सकता है? द्रव तापमापी यानी कि जो पारा तापमापी होती है तो उससे -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। और यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल तापमापी, तो उससे हम लोग 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए किस तापमापी का उपयोग होता है? अगर 500 डिग्री तक का ताप मापना हो तो हाइड्रोजन तापमापी का उपयोग होता है। उच्च ताप मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? अगर उच्च ताप मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग होता है। पायरोमीटर से हम लोग 800 डिग्री से ऊपर के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछा है यहाँ पे, तो वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किस नियम में बताया गया है? तो ये क्रिकॉफ्स लॉ में बताया गया है। क्रिकॉफ्स लॉ में क्या बताया गया है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड इमिटर्स। अगला प्रश्न देखिए, बारूद में मुख्य घटक होता है, तो बारूद में मुख्य घटक ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और बारूद की खोज की गई थी रॉजर बैंकन द्वारा। बारूद यानी गन पाउडर। ठीक है, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो सबसे भारी गैस होती है रेडॉन, और रेडॉन को RN करके लिखा जाता है। और रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। हंसाने वाली गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? हंसाने वाली गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O। अगला प्रश्न देखिए, हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? देखिए, हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट 18 सेकंड का समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है पर पास की वस्तु साफ नजर नहीं आती, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा। देखिए अगर दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरदृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 कैलोरी यानी कितने जूल। 1 कैलोरी यानी 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरी की बात करें तो यह होता है 4186 जूल, और अगर 1 जूल की बात करें तो यह होता है 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न देखिए, मानवीय रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। तो मानवीय रक्त में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, और सबसे कम मात्रा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तीनों भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, और कॉकरोच से आप लोग ये भी याद रखिए कॉकरोच का रक्त ये सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर का रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब मापने के लिए स्पाइगोमो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स की, और ये कान की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछ लूँ कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो वो होती है फीमर, और वो होती है जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न देखिए, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान ये 7.4 होता है, और मनुष्य के आंसू का पीएच मान पूछे तो वो भी 7.4 ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पूछे तो याद रखिए पोमोलॉजी कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा यानी कि करंट का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है। देखिए विटामिन ई के कमी से पुरुषों तथा महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। देखिए मनुष्य के आंखों का रंग ये आइरिस यानी कि पारितारिका पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है। पावर ऑफ लेंस का मात्रक है डायोप्टर। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है। देखिए सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का भार ये 300 ग्राम होता है। और अगर बात करें हृदय के आकार की तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य की जो मुट्ठी होती है तो मनुष्य के मुट्ठी के आकार का ये हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे पूछा है विषाणु की खोज किसने की थी, तो नाम याद रखिए डिमेट्री लेवेनस्काई का। अगर जीवाणु की खोज का पूछा जाए तो नाम याद रखिए उनका लिवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है। आरबीसी की कब्र प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। यहाँ पे इसका अंत हो जाता है आरबीसी का। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। देखिए पोलियो का जो टीका है इसकी खोज जॉन साल्क ने की थी। और अगर आपसे पूछ ले कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी तो उनका नाम है लुइस पाश्चर। अगला प्रश्न देखिए, रक्त शुद्धिकरण का काम कौन सा अंग करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का काम ये किडनी द्वारा किया जाता है। और किडनी का जो वर्किंग यूनिट होता है ना तो वो होता है नेफ्रॉन। और ये किडनी काम क्या करता है फ्रेंड्स, रक्त के प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि रक्त शुद्धिकरण का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, मूत्र बनाने का काम कौन सा अंग करता है। तो मूत्र बनाने का काम ये यकृत करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मूत्र का पीएच कितना होता है तो मनुष्य के मूत्र का पीएच होता है 6, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? तो एवोगैड्रो संख्या ये 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ये एज इट इज याद रखिए। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? अच्छा प्रश्न फ्रेंड्स। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनका नाम भी याद रखिए, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। और समस्थानिक क्या होता है कि समस्थानिक का मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा पर इनका एटॉमिक जो भार होता है वो अलग पाया जाता है। देखिए इन तीनों का एटॉमिक नंबर एक है पर इनका एटॉमिक मास है जो तो वो अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, ये होता है समस्थानिक। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो प्राकृतिक रबर होता है तो वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर को वल्कनित करने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है? तो रबर को वल्कनित करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर ये पारा को कहा जाता है और पारा को Hg करके लिखा जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट देखिए, नाखून पॉलिश रिमूवर में किस तत्व का उपयोग होता है? तो नाखून पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का उपयोग होता है। तो ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस वीडियो में हमने नॉन स्टॉप 250 क्वेश्चंस कवर किए फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के अगले पार्ट में।